Today we'll discuss. Jai Jagannath, welcome viewers. Today we'll discuss class 7 history book, history book first chapter, that is tracing changes to 1000 years. उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये सारे अपलोड हो चुके हैं. आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो. आज हम देखेंगे जो the term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि तो वहां पर जो क्षेत्रीय स्टेटस था, हमारे जो स्टेट स्टेटस था वो क्षेत्रीय था. तो उस क्षेत्र में कौन कौन आते थे? जो क्षेत्रीय टर्म है उस टर्म में सिर्फ और सिर्फ रूलर और जो चिफ्टेन उन वो भी नहीं आते थे. उस क्षेत्र में सोल्जर आते थे, कमांडर भी आते हैं जो कि आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आर्मी के लोग सर्व कर रहे हैं. अब सैनिक होते हैं जो ऑफ डिफरेंट मोनार्च. मोनार्च ये क्या है? जो राजा होते थे, राजा जो शासन व्यवस्था करते थे उस सिस्टम को हम बोलेंगे मोनार्च. तो डिफरेंट मोनार्च ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट. तो क्षेत्र में कौन आए हैं? जो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, आर्मी, नेवी, रूलर्स, सोल्जर्स, ये सारे क्षेत्र में आते हैं. कमांडर्स. ए chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poet and bards. तो जो पोएट होते हैं और जो बार्ड होते हैं वो क्या करते हैं? राजपूत को उन्हें वो बताते हैं कि राजपूत कैसे हैं. राजपूत है, उनके पास बहुत ही साहस है, बहुत ही करेज है. तो वेलोर इसका मतलब है कि करेज. तो उनके पास बहुत करेज है. और जो लॉयलिटी है, लॉयलिटी इसका मतलब है कि जो जिस राज्य के में रहते हैं उस राज्य का ही सेफ्टी के लिए वो अपना सेफ्टी का ध्यान देते हैं. और जो किंग के पास ये लॉयल होते हैं, उनके सारे बात मानते हैं. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थस as test of tribe and secretariats also used the opportunity of the age to become politically important. तो और जो ग्रुप थे जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहम, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट ग्रुप ये भी थे. थ्रू दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो उस पीरियड में क्या हुआ था? ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को क्लीन किया गया और उस जगह में एग्रीकल्चर, पेड़ पौधे लगाए गए, एग्रीकल्चर किया गया. ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर्स. तो उस पीरियड में बहुत फास्ट तरीके से एग्रीकल्चर हुआ था. चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब है कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनका जो फल सब्जी ये सब खाकर जो अपना शरीर पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उन्होंने क्या किया? जो इस हैबिटेट की वजह से जो चेंजेस हुआ, हैबिटेट कैसे? हैबिटेट वहां पर पहले था फॉरेस्ट, अब ये है प्लेन में जो एग्रीकल्चर हो रहा है. तो वो उनके बॉडी को सूट नहीं करा, इसलिए वो क्या करे? उस जगह को छोड़कर चलेगी. समझ में आया? अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट. तो जो लोग तो उन्हें जो उस एटमोस्फेयर में वो सुटेबल एडजस्ट नहीं कर पाए, वो फॉरेस्ट छोड़कर चले गए. और जो कुछ लोग रहे वो एडजस्ट करे, वो क्या करे? वो एग्रीकल्चर किया. जो उसके जो फार्मिंग सिस्टम था वो सॉइल को टिलिंग किया. जो सॉइल को क्या करते हैं हम? नीचा ऊपर करते हैं, जैसे कि सॉइल लाइट हो जाएगा, इसलिए उसका जो ह्यूमस कंटेंट ऊपर आएगा. तो और बिकेम पीजेंट. तो खेती बाड़ी वो करने लगे और चासी बन गए, कृषक बन गए. दीज किसान बन गए. दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली, पीजेंट का मतलब है किसान. So these new peasant groups gradually became to be influenced by regional market. देखो वो क्या कर रहे हैं? जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसलिए तो उनका प्रोडक्शन तो होगा, जैसे राइस होगा, दाल होगा और कुछ सब्जी होगी, बैंगन होगा, ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल भी वो प्रोडक्शन करते होंगे. तो वो कहाँ पर ले जाएंगे? वो मार्केट में लेकर सेल करना चाहेंगे. तो वैसे ही मार्केट हमारा क्रिएट हुआ. क्या? चिफ्टेन, प्रीस्ट, मोनेस्टरीज एंड टेम्पल. तो वो जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए बहुत सारे मार्केट के माध्यम से,
chieftain priest, they became part of large and complex society. तो उन्हें क्या किया, जो उन्होंने वो जो प्रीस्ट है, मोनेस्टरीज है, टेम्पल जो जो है, जो सारे कुछ वो भी उन्हें सपोर्ट किए कि क्योंकि ये अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ही वो खा पाएंगे. They became part of large complex society required to pay taxes and offer food and service to local lords. तो बहुत सारे लोग प्रेजेंट बन गए और बहुत सारे उन्हें बहुत सारे जगह में एग्रीकल्चर किए, उसलिए खेती बाड़ी करे, इसलिए उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था. उस फील्ड के ऊपर, उस जमीन के ऊपर उन्हें टैक्स दिया करता था, टैक्स देना पड़ता था. और जो है वो सर्विसेज भी देते हैं, जो लोकल लॉर्ड होते हैं, जो जमींदार होते हैं उस जगह का, जो जमींदार होते हैं उस इलाके में, उन्हें टैक्स देते थे. एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज एमंग्स रीजन. तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ. एमर्ज इसका मतलब है क्रिएट हुआ रीजन्स के ऊपर. जैसे कि some possessed more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work. तो वो देखो, जिनका लैंड अच्छा है तो वो बहुत सारा प्रोडक्टिवली बहुत सारा फसल उगाएंगे तो वो टैक्स इजीली दे पाएंगे. मगर जिनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो वो टैक्स दे पाएगा, नहीं दे पाएगा. इसलिए वो क्या करा, वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ वो केटल भी रखा. जैसे कि मानो आपने धान उगा लिया, धान प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद जो घास होगा, जो स्ट्रॉ होगा, उस स्ट्रॉ को वो केटल को खिला दिया. जैसे कि गाय हो और छली बकरी, वो उनको खाने के लिए दे दिया. वैसे ही केटल अगर बोरियरिंग करने लगा. उसके बाद सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन. लीन सीजन इसका मतलब है कि देखो, खेती बाड़ी में क्या होता है, एक धान पैडी जब होते हैं, तो धान उगाते हैं और मूंग बेरी ये सब उगाते हैं. तो इस जो बीच में रह जाता है, जो बीच में जो खेती जब जमीन खाली पड़ता है, जब प्रोडक्शन कोई भी खेती बाड़ी नहीं होता है, उस पीरियड में वो क्या करते हैं, कुछ आर्ट कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग भी करके अपना जीवन पोषण कर रहे हैं. एंड सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट. तो आपको समझ में आया कैसे इमर्ज, कैसे डिफरेंस दिखाई देने को मिला इकोनॉमिकली. जो सिर्फ खेती बाड़ी करा, और कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी के साथ साथ कैटल रियरिंग करे, और कुछ है जो खेती बाड़ी के साथ साथ जो आर्टिस्ट है वो कलरिंग ये सब सारे जो काम भी करने पड़ते. तो इनके इकोनॉमिक में उनमें से कोई शायद उसके पास ज्यादा धन होगा तो किसके पास कम धन होगा, इसलिए डिफरेंस हुआ क्या. उसके बाद सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट, पीपुल वर ग्रुप्ड इनटू जातिस और सबकेस्ट. तो उसके बाद क्या हुआ, जो जाति को सॉरी उसके बाद जो कैस्ट था, उस कैस्ट को हमने सब कैस्ट कर दिया. जैसे कि एक क्लास है, आपका 7th क्लास है, अगर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं क्लास में, तो आप टीचर क्या करते हैं, 2 सेक्शन में बांट देते हैं, 2 सेक्शन में 3 सेक्शन, ए और बी. वैसे ही हमारा कैस्ट सिस्टम एक था, अगर बहुत सारे जो चेंजेस लाए गए, बहुत सारे लोग हो गए, उनका जो डिफरेंस देखने को मिला, इसलिए हमने उसे सब टेस्ट डिवाइड कर दिया, सब टेस्ट. एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. तो ऑक्यूपेशन के अनुसार और बैकग्राउंड के अनुसार उन्हें रैंकिंग दिया गया कि ये ऊंचा है और ये नीचा है. दिस इज रैंक वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू पावर, इन्फ्लुएंस, रिसोर्स, कंट्रोल बाय नेम ऑफ द जाति. तो जो रैंक थे वो परमानेंट नहीं थे, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता था, मगर ये देखता था कि देखा जाता था कि किसके पास पावर है, किस जाति के पास इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ये सब कुछ देखा जाता है. द स्टेटस ऑफ होम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. इस जाति का जो पावर है वहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे. सपोज देखो, सेक्शन 8 में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, सेक्शन बी में कम बच्चे होंगे, तो कौन वो बहुत पावरफुल कौन होगा, सेक्शन 8. उनके पास वो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकते हैं. वैसे ही जो जाति होते थे, जिनके पास ज्यादा पावर होते थे, वो इन्फ्लुएंस कर सकते, वो पावरफुल होते थे. मगर वो कुछ एरिया में पावरफुल होते हैं और कुछ एरिया में उस जाति के लोग पावरफुल नहीं होते थे, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस. जातिस फ्रेम देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ द मेंबर. देखो, उन्हें एक जाति में अगर आपके पास जैसे सेक्शन है, उस सेक्शन में, उस क्लास में, आपका सेक्शन में भी कोई एक मॉनिटर होगा. वो क्या करेगा, जो सारे बच्चों को वो मॉनिटर करेगा कि बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो बच्चे शोर शराबा मचा रहे.
अगर मचा रहे हैं तो वो क्लास टीचर को कंप्लेन करते हैं। वैसे ही जो जाति होते थे उस जाति में भी कुछ रूल रेगुलेशन लाए गए थे, जैसे कि आपको बताया जाता है बच्चे ठीक से पढ़ाई करना, अगर क्लास टीचर नहीं आए हैं तो क्लास में शोर शराबा मत करना, ये सब बोलते हैं। वैसे ही उनके जो सब टेस्ट में भी जो जाति में भी कुछ रूल और रेगुलेशन होते, जिस रूल रेगुलेशन को पालना सभी मेंबर के लिए कंपल्सरी था। Their regulation were enforced by an assembly of elders described in some area as the जाति पंचायत। तो जो रूल रेगुलेशन ये सब कौन डिसाइड करते थे? जो उस जाति के जो एल्डर लोग होते थे वो डिसाइड करते थे कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, जैसे कि आपके सेक्शन में क्लास टीचर जो रूल बनाते हैं वैसे ही उस जाति में जो एल्डर होते थे वो वो रूल रेगुलेशन बनाते थे, उन्हें जाति पंचायत को कहा जाता था। बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। तो जाति में वो क्या होता था, जो उस विलेज का भी कुछ रूल होगा। तो एक विलेज में देखो, जैसे मानो आपके ये सेक्शन ए बी है, मगर आपका स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे क्लासेस है, तो आपको स्कूल का भी, आपको क्लास का टीचर के जो बताए हैं वो मानते हो, और जो स्कूल में सारे नियम है जो सभी बच्चे के लिए आप वो भी मानते हो कि नहीं मानते हो। वैसे ही जो जाति के जो लोग होते थे, जाति में एक लोग होते थे लोग, वो लोग जाति के रूल रेगुलेशन को मानते थे, और जो विलेज का भी जो रूल रेगुलेशन था वो भी मानते थे। जैसे कि आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक स्कूल का एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो आप इजीली याद रखोगे। जैसे कि हमें क्लास टीचर की बात माननी है और स्कूल की बात माननी है, स्कूल के जो रूल रेगुलेशन, वैसे ही जो जाति के लोग होते हैं वो जाति लीडर की जो जाति पंचायत है उनका रूल रेगुलेशन भी मानना है और विलेज का रूल रेगुलेशन भी मानना है। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय ए चिफ्टेन। तो जो विलेज में एक मुखिया होता था, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। तो ऐसे ही बहुत सारे गांव मिलकर एक राज्य होता था, समझ में आया। तो उस सारे गांव में एक मुखिया, वो जो कि स्कूल में आपके जैसे प्रिंसिपल और रूल रेगुलेशन बनाते हैं, वैसे ही तो विलेज में क्या रूल होगा क्या नहीं ये सब कुछ वो बनाते हैं। तो रीजन एंड एम्पायर, अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो वहाँ बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अब यहाँ पर 28 स्टेट है, तो उस वक्त में भी बहुत सारे रीजन थे, उस रीजन को हम बोलते थे एम्पायर। अगर उसे कोई रूल करता था उस जगह को हम बोलते थे एम्पायर। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलोस हम देखेंगे, तुगलक, मोगल्स एनकम्पास्ड मेनी रीजन। तो बहुत सारे जो जो रूलर होते थे, जो चोलो, मुगल, तुगलक, ये बहुत सारे इलाकों में बहुत सारा रीजन में वो अपना रूल फैला चुके थे। ए संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जांपल ऑफ प्रशस्ति। प्रशस्ति इसका मतलब है कि प्रेज करना, आप किसी को प्रशंसा करोगे तो आप उसे बोलोगे प्रशस्ति। तो एक संस्कृत प्रशस्ति में देखा गया है कि जो दिल्ली सुल्तान है गियासुद्दीन बलबन एक्सप्लेन ही वाज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल टू ईस्ट ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल पार्ट ऑफ साउथ द्रविड़ा। तो एक संस्कृत में गियासुद्दीन बलबन को प्रशंसा कर लिखा गया है कि जो गियासुद्दीन बलबन थे वो एक अच्छा रूलर थे, जो कि उनके पास बहुत सारे राज्य थे, जो कि बंगाल से आरंभ करके गजनी अफगानिस्तान तक उनका राज्य विस्तृत था, और वो साउथ इंडिया में भी उनका राज्य विस्तृत था। किसका? गियासुद्दीन बलबन का। ये संस्कृत प्रशस्ति में लिखा गया है। People of different regions like Gaud, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat apparently fled before these armies। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सारे रीजन हमने देखा तो वो गियासुद्दीन बलबन के एरिया में रीजन में आते थे, तो इस सारे जगह को गियासुद्दीन बलबन रूल करते थे। हिस्टोरियंस regard these as exaggerated claim of conquest। एक्सक्राबेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट इसका मतलब है कि आप जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह में नहीं रहते थे, वो दूसरे राज्यों को भी वो आक्रमण करते थे। आक्रमण लेकर उस राज्य को आक्रमण करते थे, और एक घमाघोट युद्ध होता था। उस युद्ध में जो जीतेगा उस राज्य उसका, जो जीता वही सिकंदर। तो वो कैसे होते थे, वो जिस भी जगह को वो कॉन्क्वेस्ट करके वो लाया करते थे उसको वो क्लेम कर रहे थे। देखो हमने इस राज्य ने जीत लिया, उस राज्यों को राजा का हरा दिया, इसलिए ये राज्य हमारा है।
वो इतने सारे राज्य किससे हुए थे, वो राज्यों को जो हरा कर वो अपने आप में कब्जे में ले लिए थे। At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. तो उस वक्त हम जानेंगे कि कैसे रूलर ने वो क्लेम कर रहे थे, वो कैसे कंट्रोल में लाया करते थे डिफरेंट पार्ट को। यहाँ पर हमने एक मैप शायद देखो, ये मैप देखो, प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रिजाइन अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन सोर्स मस्लिक अल सबर फी मालिक अल समर ओ सियाबुद्दीन उमारी। तो एक इजिप्ट इजिप्ट का जो स्कॉलर होता था, जो इजिप्ट का लोग है, वो यहाँ पर आकर हमारा इंडिया में देख रहा था कि इंडिया का कितने कितने जगह पर है। तो वो देख रहा था कि जो दिल्ली सुल्तानेट है वहां पर मुगलक तुगलक रूल कर रहे थे। तो ये जो सारे जगह दिख रहे हो ना, ये सारे कौन कौन मोहम्मद तुगलक वो रूल कर रहे थे इन सारे जगह। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक है सीवितन, दो है ऊंच, मुल्तान, कालानूर, लाहौर, सामना, सारसूती, यहाँ पर आपको देखना है। देन कुर्राम, आंसी, दिल्ली, बादायून, कौनौज, कारा, अवध, बिहार, लखनौती, जयनगर, मालवा, गुजरात, देवनागरी, तेलंगाना, तालंच, द्राव समुद्र एंड मालवा। तो ये सारे जगह जहां पर आप जो मार्क देख रहे हो, उस सारे जगह पर रूल कर रहे थे मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर आपको देखना है लैंग्वेज एंड रिलीजन। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of the land. जैसे कि सिंधु, लाहौरी, कश्मीर, ढाबा, समुद्री in southern Karnataka, तेलंगानी in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat, Mawari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh, and Hindawi in area around Delhi. तो बहुत सारे लैंग्वेज होते थे रीजन के अनुसार। Amir Khusro went on to explain its contrast to these languages. There was Sanskrit, which did not belong to any region. तो वो बोल रहे थे कि सभी रीजन में एक एक्स्ट्रा जो उनका लोकल लैंग्वेज है, अगर जो संस्कृत है वो सारे एरिया में वो व्याप्त है। सारे इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। ओनली ब्राह्मण जो थे वो ही संस्कृत लैंग्वेज को जानते थे। Make a list of languages mentioned by Amir Khusro. Prepare another list. आपको लिखना है। Did you notice that name by which languages are known have not changed over time? आपको बताना है कि जो टाइम के अनुसार वो लैंग्वेज वो चेंजेस नहीं हुआ है, आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बाय 700 मैंने जो ये आपको वेलो पार्ट में दिया गया है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दें। So by 700, many regions already possessed distinct geographical dimension in their own language and cultural character. तो जो 700 तक क्या हुआ था, जैसा हमारा यहाँ 2023 है, उस 700 ईयर साल जब वो हुआ था, उस वक्त क्या होता, उनका जो ज्योग्राफिकल डायमेंशन था कि इस जगह ये है, इस जगह उड़ीसा है, इस जगह तेलंगाना है, इस जगह कर्नाटक है, ये सब। तो उनके भी ओन लैंग्वेज होते थे और उनका कल्चर भी होता था। जैसे हमारे यहाँ पर कल्चर है, हमारा रथ यात्रा होता है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो होली होता है, होली तो सभी जगह में होता है, जो अपने अपने रिलीजन में एक स्पेशल मनाया जाता है। We will learn more about this. आप चैप्टर 9 में हम देखेंगे ये सारे कुछ। They were also associated with specific ruling dynasty. Okay? कुछ डिनेस्टी भी थे जो उन्हें रूल कर रहे थे। डिनेस्टी इसका मतलब है कि एक रूलर का जो वंश है, सारा पूरा फैमिली से हम बोलते थे, से उनका एंसेस्टर थे, उनके पिता, उनके परपिता, उनके दादा, ये सारे जो होते थे वो डिनेस्टी होते थे। So they were also associated specific ruling dynasties. There were considerable conflict between these states. तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे, जैसे झगड़ा। तो उस जगह में भी कुछ क्या होता था, झगड़ा होता था। Occasionally dynasties like the Cholo, Khilji, Tughlaq, Mughal were able to build an empire that was pan-regional, that is spanning diverse region. तो pan-regional इसका मतलब है कि बहुत सारे इलाके को लेकर हुआ था। pan region बहुत सारे रीजन मिलकर ये बनाया गया। Not all these empires were equally
नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। तो कोई भी एक सिंपली एक डिनेस्टी सक्सेसफुल नहीं हुआ था और स्टेबल नहीं हुआ था। स्टेबल इसका मतलब है कि वो ही रूल करेगा, उसके बाद कोई भी आकर रूल कर सकता है। जो जीता वही सिकंदर है। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. तो जब मुगल एम्पायर जब लास्ट रूलर था, मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था, वो जब वीक हो गया तो बहुत सारे रीजनल स्टेट दिखाई देने को मिला। बट ईयर्स ऑफ इंपेरियल पैन रीजनल रूल, पैन रीजनल आपको समझ में आया, बहुत सारे रीजन जब इकट्ठा होते हैं। तो इंपेरियल इसका मतलब है कि आप कहीं पर जाओगे, जहां पर घूमने के लिए वहां पर आप बैठ जाओगे कि ये इलाका हमारा। जो जैसे ब्रिटिशर्स में आए थे, तो यहाँ पर घूमने के लिए, जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये जो इंडिया है हमारा टेरिटरी। Across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. तो बहुत सारा एरिया में जो सबकॉन्टिनेंट था, बहुत जो हमारा इंडिया बहुत ज्यादा होता था, बहुत एक लार्ज एरिया होता था, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और जो उस एरिया का जो लोकल रूलर होंगे वो उस जगह में रूल करने लगे। देयर वाज लोकल रूलर, इसका मतलब ये कि जो जो उस जगह में पावरफुल लोगो होगा वो ऑब्वियसली रूल करेगा। दिस वाज अपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन। तो इस वजह से बहुत सारा ट्रेडिशन जो है वो शेयर हुआ। जैसे कि मानो हमने किस जगह पर गए, हमने देखा अच्छा तुम लेमन राइस खाते हो, ये तो अच्छा लगता है, हम जब हम सीमांचल में जाते हैं, जो लेमन राइस और जो लड्डू होता है वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव करता है, तो हम उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब वो उस जगह के लोग जब हमारा यहाँ पर पूरी आएंगे तो बोल रहे अरे तुम्हारा पूरी का खजा तो बहुत अच्छा है, जो रसगुल्ला है बहुत अच्छा है। तो वैसे ही हमारा क्या करें, हम कल्चर अपना अपना शेयर कर रहे हैं। इन द रिलायंस ऑफ गवर्नेंस द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। देखो आपको ट्रेडिशन वो शेयर कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, जो गवर्नेंस है, आपका क्या क्या रूल है, हमारा क्या क्या रूल है, ये सब एक्सचेंज कर रहे हैं। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी हमारा कैसे हमारे पास मनी आएगा, हमारे कैसे हम स्टेट को, हम इस रिलीजन को हम रूल करेंगे, ये सब कुछ रीजन को रूल करेंगे, ये सब कुछ मना वो मैनेजमेंट कर रही है। Elite culture and language. Though through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of different regions did not grow in isolation. इसका मतलब है कि जो 700 से लेकर 1750 तक क्या हुआ, जो डिफरेंट रीजन हो रहे थे वो ग्रो कर रहे थे। आइसोलेशन इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन ही ग्रो कर रहे हैं, और सपोज दो रीजन है ए और बी, सिर्फ और सिर्फ ए का ही ग्रोथ हो रहा है, बी का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि वो सेपरेट होकर ग्रो नहीं हो रहा था, दोनों एक टाइम में ही ग्रो हो रहे थे। ज्यादातर जो रीजन थे वो ग्रोथ हो चुके। These regions felt the impact of larger pan-regional phases of integration without ever quite losing their this distinctiveness. इसका मतलब है कि जो उस रीजन में बहुत सारे क्या होते हैं, पैन रीजन, बहुत सारे रीजन के लोग वहां पर रहने लगे और इंटीग्रेशन के साथ तो बहुत सारे रीजन के लोग रह रहे हैं, मगर उनके पास गैदरिंग है, इंटीग्रेशन है, वो इकट्ठा होकर रहते हैं विदाउट एवर क्वाइट लीजिंग द डिस्टिंक्टनेस। और इसका मतलब है कि तुम अपना जो कल्चर है तुम मानोगे, हम अपने कल्चर मानोगे, मगर हम इकट्ठा होकर रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि हमारे क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में बहुत सारे, तुम क्लास 7 के बच्चे हो, तुम क्लास 8 के बच्चे हो, बहुत सारे क्लासेस हैं, मगर बहुत सारे क्लासेस होने के बाद भी हम एक ही स्कूल के छात्र हैं। जैसे वैसे ही बहुत सारे रीजन थे, मगर बहुत सारे रीजन होने के बाद भी वो सारे इंटीग्रेट होके रहते। समझ में आया आपको? ठीक है, जो रह गया ओल्ड और न्यू रिलीजन, ओल्ड और न्यू रिलीजन ये रह गया, और कुछ रह गया, और जो कुछ रह गया शायद नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओल्ड और न्यू रिलीजन से हम स्टार्ट करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।